जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 20 जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूं और उसके साथ उनके ढेर सारे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए मोर देन 100 क्वेश्चंस के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है वो माना जाता है प्रधानमंत्री को। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। वही राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना की बात करें तो थल सेना के जो अभी प्रमुख हैं वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जिन्हें CAS कहा जाता है, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वहीं जल सेना के प्रमुख हैं अभी एडमिरल करमबीर सिंह, और इनको कहा जाता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि CNS। और वायुसेना के प्रमुख जो हैं वो हैं एयर मार्शल RKS भदौरिया, और इन्हें कहा जाता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इन सब के ऊपर एक और कमेटी बनाई गई है जिसको हम CDS कहते हैं। एक और व्यक्ति का पद बनाया गया है तीनों, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना के ऊपर CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। यानी कि इन तीनों से ऊपर वो हैं और उनके ऊपर कौन है? राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बताऊं तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है वो बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। वहीं प्रधानमंत्री के लिए 75वां अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी न्याय प्रणाली का प्रमुख होता है हमारे देश में वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि प्रधानमंत्री जो है वो भारत में कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है और भारत का सबसे सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति होता है, और तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये न्याय प्रणाली का प्रमुख होता है। ओके, याद रखेंगे। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो राष्ट्रपति के पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही बैठते हैं। और अगर आप इसका एग्जाम्पल चाहते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे, तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, ये 1969 20 जुलाई को जो है वो जाकिर हुसैन के जो तीसरे राष्ट्रपति थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और उस समय जो VV गिरी थे जो उप राष्ट्रपति थे उन्होंने भी राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने से मना कर दिया था। तो फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं ये MD हिदायतुल्ला, इन्होंने ये पद ग्रहण किया था। आई होप इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है ये करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने। ओके, ये 1236 से 1264 ईस्वी के बीच नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंहदेव प्रथम की मैं बात करूं तो ये गंग वंश के शासक थे। ओके, और इसको कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया था। और एक और बात अभी करंट में बताऊं तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये वर्तमान में 10 रुपए के नोट के पीछे भी छपा हुआ आपको मिलता है। साथ ही साथ इसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। और ये जो है चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। और चंद्रभागा का मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि चंद्रभागा बीच जो है वो भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बीच है। ओके, जो कि इकोनॉमिक फ्रेंडली है। वहीं पैगोडा का बात आया है तो पैगोडा से मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि म्यांमार जो है इसको कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा यानी कि स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यहाँ पे मैं सही आंसर की बात करूँ तो सही आंसर है चार मीनार। लेकिन चार मीनार के बारे में बताने से पहले मैं आपको चारों के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। बीबी के मकबरा की बात की जाए तो बीबी के मकबरा का उपनाम दक्कन का ताज है।
दक्कन का ताज, ठीक है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ पे इसको औरंगजेब ने अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम, जो मृत्यु के बाद राबिया उद दौरानी के नाम से भी जानी गई, उनका मकबरा है। और ये बिल्कुल ताजमहल के जैसा ही दिखता है देखने में, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, तो इसीलिए इसको दक्कन का ताज कहा जाता है, द ताज ऑफ डेक्कन, ठीक है। ताजमहल की बात करें तो आप सभी जानते हैं आगरा यूपी में है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो था। 1983 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में, और इसको जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे आप। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। और इमाद उद्दौला की बात करें तो ये इमाद उद्दौला का मकबरा है। ये किसका मकबरा है? तो ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग का जो ये है स्मारक है। ये जहांगीर के दरबार में मंत्री पद पे भी कार्यरत थे। और इसको जो है ये भी ताजमहल के जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको बच्चा यानी कि बेबी ताज कहा जाता है। और ये आपको बता दूं कि इसका निर्माण ताजमहल के निर्माण से पहले हुआ था, ठीक है। ये आगरा में ही है, यूपी में, और यमुना नदी के किनारे ही ये भी स्थित है, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद संगमरमर से बना एक स्मारक जो है, जो मकबरा है, वो ये पहला ऐसा मकबरा है भारत का जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो हैं ये उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के। देखिए दोस्तों क्या है, सम्राट अशोक जो हैं ये मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश से। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। तो मौर्य वंश का जो क्रम चला था वो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर बिंदुसार, और उसके बाद आए थे अशोक, और अशोक के बाद आए थे दशरथ आए थे, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसको हम कहते हैं, या चाणक्य के नाम से भी उनको जानते हैं हम, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और अशोक ने अपने अंतिम समय क्या है, जब कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन बिंदुसार ने कोई भी धर्म नहीं अपनाया था, याद रखेंगे आप। बिंदुसार जो हैं ये हिंदू ही थे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि प्रोटोजोआ जो है वो एक कोशिकीय जीव है। और आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो मलेरिया जैसी बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। ये एक कोशिकीय जीव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार जो है ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके। ऑप्शन नंबर 2। देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार इन्होंने 1928 में की थी, आपको पता होगा 1928 में। और इसके लिए इनको नोबेल से भी सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें कि ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल के बारे में आपको सभी को पता होगा। टेलीफोन का आविष्कार किया था इन्होंने 1876 में, ठीक है। और इन्होंने उसी समय 1876 में ही माइक्रोफोन का भी आविष्कार किया था। टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों का ही आविष्कार इन्होंने किया था 1876 में। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टीफन हॉकिंस की, तो इनके बारे में आप सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में ही इनकी मृत्यु हुई है। ब्लैक होल के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था, ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था, 1951 में। और इस संशोधन में क्या है कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। इससे पहले 8 अनुसूचियां ही थी भारत में, संविधान में, भारत के संविधान में। इसके बाद इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। और इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को इसमें जितना भी डिटेल करना था वो अंतिम बैठक उस दिन इसकी हुई थी। वहीं एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि संविधान संशोधन का जो हमने लिया है, संविधान संशोधन, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसके संविधान से हमने कॉपी किया हुआ है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है कि वो संविधान संशोधन कर सकते हैं आने वाले समय में। ओके, और संविधान संशोधन का जो अधिकार है ये कहाँ लिखा हुआ है संविधान में? तो संविधान में 368 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ है। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो हैं लावनी, तमाशा, मौनी, और तमिलनाडु में भारतनाट्यम। ठीक है, और वहीं तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, आपको पता होना चाहिए। किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? बंगाल का शौक जो है ये कहा जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी को। ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादातर आपसे पूछा सकता है, लातेहार से पूछा सकता है, लेकिन छोटा नागपुर पठार आप याद रखेंगे कम से कम। ओके, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, और दामोदर पे कई सारी परियोजनाएं भी बनी हुई है, जिसमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो भारत का पहला नदी घाटी परियोजना था 1948 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ और शौक हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि बिहार का शौक किसको, तो कोसी नदी को कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको उड़ीसा का शौक महानदी को कहा जाता है, और चीन का शौक, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हांगवे नदी को कहा जाता है, जिसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये नदी का कलर जो है आपको पीला दिखाई देगा। वहाँ पे मिट्टी के कारण जो है, मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, पीली मिट्टी का, तो इस कारण से उसका कलर जो है आपको क्या दिखेगा? पीला दिखेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था या किसे माना जाता है? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार 1593 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने करी थी, गैलीलियो गैलीली ने। कोपरनिकस की बात करें तो कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, सौर मंडल की खोज की थी, कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में सौर मंडल का खोज किया था, और केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था 1609 ईस्वी में। ठीक है, और न्यूटन ने क्या करा था? तो न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। ओके, तो सही आंसर हमारा गैलीलियो गैलीली है। इन्होंने कब खोजा था? 1593 ईस्वी में। कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में क्या करा था? सौरमंडल की खोज की थी। केपलर ने 1609 ईस्वी में क्या करा था? ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो है वो चेतक था। राम प्रसाद इनके एक हाथी का नाम था। ओके, इसकी भी कहानी आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत सारी पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से जुड़ी हुई है, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है, और ओलंपिक के खेल में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ही रही हैं। इनको कांस्य पदक मिला था। ठीक है,
कांस्य पदक इनको मिला था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आज के समय में भारत जो है वो मीराबाई चानू और संजीता चानू इन सब से क्या है कि पदक की उम्मीद लगाए हुए है कि अगले ओलंपिक में ये पदक भारत को दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वक्त पारित हुआ था? ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नेम जो है वो रॉलेट एक्ट नहीं था। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम जो है वो रॉलेट एक्ट था ही नहीं। इसका पुकारू नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है, और इसी से ये विख्यात हो गया। असल में ये जो एक्ट पारित हुआ था, इस कानून को पहले जो कमिटी एक बनी थी, उस कमिटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, और उसकी अध्यक्षता पे ये एक्ट पारित किया गया था। तो उनके नाम पे जो है ये रॉलेट एक्ट नाम बन गया था। तो इसका असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम है द एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। था क्या यह? तो ये था कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिस पर अगर पुलिस को संदेह हो जाता है तो बिना किसी मुकदमा के, बिना किसी एफआईआर के उसको डायरेक्ट गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको यातनाएं दी जा सकती हैं। इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पर जो है उस समय के जो आपके गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन्होंने फायरिंग के आदेश दे दिए थे और वहाँ पे कई बेकसूर लोगों की जानें चली गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एक आपको कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था 1916 में, लखनऊ का अधिवेशन, ये भी याद रखेंगे आप। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो है वो क्या है? लूना 10। लूना 3 नाम का एक हमारा था। ये चंद्रमा के पृष्ठ का फोटो भेजने वाला पहला उपग्रह था, लूना 3, ठीक है। और लूना 9 नाम का एक उपग्रह था, ये चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला उपग्रह था। ये भी आप याद रखेंगे। अपोलो 11 जो है इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग बैठ के चंद्रमा पे गए थे, ठीक है। और याद रखें अपोलो 11 ये पहले व्यक्ति बने थे, पहले मानव बने थे। और स्पुतनिक 2 एक उपग्रह था, उसमें बैठ के कोई भी जीवित प्राणी पहली बार चंद्रमा पे गए, अंतरिक्ष में गया था, जो कि लाइका नाम की एक कुतिया थी, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से इवांडर हॉलीफील्ड को जाना जाता है। इन्होंने बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे बड़ी डील को जीता था, यानी कि एक सबसे बहुत बड़ी फाइट हुई थी जिसकी कीमत आज तक के इतिहास में किसी भी खेल में सबसे ज़्यादा थी। उसके जीतने के बाद इनको द रियल डील के उपनाम से नवाजा गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि कौन सी 2 टीमों ने पहला क्रिकेट का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? तो ये थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इनके बीच में खेला गया था, ठीक है। और क्रिकेट का जन्मदाता की अगर हम बात करें तो वो इंग्लैंड को माना जाता है। और 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला गया था। आईसीसी इनका हेड है, भारत का जो हेड है वो बीसीसीआई होता है, ओके। सौरव गांगुली अभी बीसीसीआई के हेड हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? जैसे भारत में जो रेगिस्तान है उसको हम थार रेगिस्तान कहते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, तो उसको हम कहते हैं चोलिस्तान, ओके, चोलिस्तान कहा जाता है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन में है। और विश्व का अगर सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्राचीन काल में
जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान। नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आपको मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित एवं विषयों का अध्ययन करती है, नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व विज्ञान जो है ये आपको पुराने चीज़ों की, सभी चीज़ों की, यानी कि जो भी पुराने चीज़ें हैं, अगर कोई पुराना पत्थर मिल जाए, कोई पुराना सिक्का मिल जाए तो उसके ऊपर ये अध्ययन करती है। और औषध विज्ञान जो है फार्माकोलॉजी है, नई नई औषधियाँ खोजने के में काम में आती है, उसी के काम पे ये करती है। ओके, ध्यान रखेंगे आप। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है ये मीथेन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक गैस जो होता है उसमें 80% जो है वो मीथेन ही होता है, ठीक है। मीथेन, एथेन और नेचुरल गैस सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ये 3 चीज होता है उसमें, ठीक है। मैप के ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जिसमें 80% तो मीथेन ही होता है। ओके, वहीं अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास जो होता है पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। वहीं सिगरेट के लाइटर में भी ब्यूटेन होता है, ठीक है। सिगरेट के लाइटर में भी ब्यूटेन होता है, याद रखेंगे आप। और यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में हर एक अक्षर जो है वो किसी ना किसी देश को प्रदर्शित करता है। ये इन 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स में बी करता है किसको? ब्राजील को। आर करता है रसिया को, आई करता है इंडिया, सी करता है चाइना और एस करता है साउथ अफ्रीका को। ओके, ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और उस समय साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये 4 देश ही इसके थे। और 2011 में ब्रिक्स में जो है तीसरा सम्मेलन हुआ था, 9, 10 और 11 में तीसरा सम्मेलन, उसमें दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था। ओके, तो यहाँ पर हमारे वीडियो समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आप हमें प्रोत्साहित जरूर करें। पीडीएफ आप इसका जरूर डाउनलोड करें, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। आप वहाँ पर जाएँ, पीडीएफ डाउनलोड करें और एंजॉय करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।